हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई होता क्या है? इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो विलिंग टू सेल होते हैं, ठीक है, उसे सप्लाई कहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो कोई भी प्रोड्यूसर या कंपनी जो माल बेचना चाहती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और बेच भी देती है, उसे हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाई। बहुत छोटा सा फर्क है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सप्लाई। सप्लाई होता क्या है? इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर और फर्म इज रेडी टू सेल या विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे वो बेचने को तैयार है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सप्लाई क्या है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो कि सेलर और फर्म या प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइजेस पे। मगर दूसरी तरफ अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वेरियस प्राइजेस पे वेरियस सप्लाई, और जब हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं तो पर्टिकुलर प्राइस मतलब स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी बेचने को तैयार है, उसी को सप्लाई कहते हैं, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में छोटा सा फर्क, सप्लाई वेरियस क्वांटिटीज जो कि प्रोड्यूसर वेरियस प्राइजेस या जितने भी प्राइजेस उस पर बेचने को तैयार है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुआ? पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई वर्सेस स्टॉक। इन दोनों में क्या फर्क है, चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर और फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई होता है डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि प्रोड्यूसर विलिंग एंड एबल टू सेल है एट वेरियस प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस पे जो बेचना चाहता है और बेच भी देता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मगर दूसरी तरफ स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। इसमें सिर्फ कमोडिटी की बात हो रही है। स्टॉक मतलब जितना प्रोड्यूसर के पास या फर्म के पास पड़ा है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, मगर इसमें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस की बात नहीं हो रही। ये आज बेचेगा या कल बेचेगा, फ्यूचर में बेचेगा, इस चीज की भी बात नहीं हो रही। तो सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हो गया, और जो स्टॉक है उसमें हम प्राइस की कोई बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो पर यूनिट ऑफ टाइम के एक हफ्ते में कितनी सप्लाई हुई, एक महीने में, एक क्वार्टर में, एक साल में, इसकी बात की जाती है। मगर स्टॉक जो है इसमें ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितना माल बेचा। सप्लाई जो है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हम डिस्कस करते हैं, मगर स्टॉक हम नहीं डिस्कस करते विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज इन्वेंट्री ऑफ द फर्म रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड। स्टॉक क्या होता है? एक इन्वेंट्री रखी होती है, अपने गोडाउन्स में रखा होता है कि अचानक से काफ़ी डिमांड बढ़ गई तो ये निकाल देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई शेड्यूल। तो सिंपल वर्ड्स में शुरू करते हैं। इट इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो सप्लाई शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो हमें बताता है कितने कितने प्राइस पे कितना कितना सप्लाई करने को तैयार है प्रोड्यूसर। ठीक है। अब इसके टाइप्स हैं, इसका एग्जांपल भी दूंगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल। टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल में सबसे पहला आ जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब है एक अकेली कंपनी या एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कितने कितने प्राइजेस पे कितना कितना सामान बेचने को तैयार है। तो इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म इन द मार्केट, कि एक मार्केट में इंडिविजुअल जो सेलर है या सप्लायर है, ठीक है, उसका टेबल जो दिखाएगा कि कितने कितने प्राइस पे कितना कितना सामान बेचने को तैयार है। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज विच अ फर्म मतलब एक कंपनी इज विलिंग टू सेल, बेचना चाहती है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी, कि कितने कितने प्राइजेस पे कितना कितना सामान बेचना चाहती है एक कंपनी या एक फर्म या एक प्रोड्यूसर, एक सेलर। उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब इंडिविजुअल कंपनी का टेबल कहते हैं। ठीक है, सप्लाई का टेबल। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसा कि नाम है मार्केट,
It refers to a table showing various amounts of a commodity that all firms or producers in the industry are willing to sell at different possible prices of a commodity. तो ये एक ऐसा सप्लाई स्केड्यूल मतलब एक ऐसा टेबल है जो हमें बताता है कि अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग कंपनियां, जैसे क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए फर्म, क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, जितनी भी फर्म्स हैं उन सबकी जो सप्लाई है उसको टोटल कर दें तो जो टोटल आएगी वो मार्केट सप्लाई होगी। तो ये एक ऐसा टेबल है जो जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सप्लाई को टोटल करता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्राइस। जैसे प्राइस है 4 पे, इस पे पहली कंपनी जो है उसकी सप्लाई है 10, बी कंपनी की है 8, तो टोटल मार्केट सप्लाई होगी 18। तो ये एक ऐसा टेबल है जो पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी भी कंपनी है उनकी सारी सप्लाई को टोटल करके मार्केट सप्लाई में कन्वर्ट करके हमें बताता है कि इस प्राइस पे फलां प्राइस पे पूरी मार्केट में कितनी सप्लाई होगी। बोथ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। बोथ मतलब दोनों इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी और मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी हमें ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, क्यों? क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो तो चाहेगा ही मेरा माल ज़्यादा सप्लाई हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में सप्लाई कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है सप्लाई शेड्यूल की। मतलब सप्लाई के टेबल को अगर ग्राफ की फॉर्म में बनाओगे तो उसे सप्लाई कर्व कहा जाता है। तो इसे सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज़ अ graphic presentation of supply schedule showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity। कि अलग अलग प्राइजेस पे, मुख्तलिफ प्राइस पे, अलग अलग कितना सप्लाई करने को तैयार है कंपनियां या एक कंपनी, जो टेबल को हम उस टेबल को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे सप्लाई कर्व कहते हैं। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो सप्लाई कर्व हमें ज़्यादातर दिखाती है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि प्राइजेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइजेस के गिरने से सप्लाई गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की कितनी टाइप्स हैं? पहला है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो जैसा कि नाम है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक अकेली कंपनी की या प्रोड्यूसर की या फर्म की सप्लाई होती है कि वो कितने कितने प्राइस पे कितना कितना माल बेचना चाहती है और बेच भी देती है। इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। अगर जैसे ये इंडिविजुअल फर्म है, प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअल फर्म का टेबल दिया हुआ है। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा कर्व के अंडर तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगी। जैसे मैं लेता हूँ, सबसे पहले प्राइजेस था 10 और सप्लाई थी 5, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ प्राइस था 10 और यहाँ सप्लाई कितनी है 5, तो ये पॉइंट आ गया। प्राइस हो गया 20, ठीक है, और सप्लाई हो गई है हमारी यहाँ पे प्राइस है 20, सप्लाई कितनी है 10, प्राइस हो गई है 30 और सप्लाई कितनी है 15। तो मैं इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से मिला लेता हूँ और अगर मैं एक कर्व खींचूँ जो इन तीनों पॉइंटों के बीच में से जाए, इन तीनों पॉइंटों को मैं मिला लूँ, तो वो जो कर्व बनेगी उसे सप्लाई कर्व कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, क्योंकि ये जितनी भी सप्लाई दिखाई जा रही है ये एक इंडिविजुअल की दिखाई जा रही है। तो नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व दिखाती है कि विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्राइस कितनी कितनी मार्केट में सप्लाई है। तो मार्केट में सप्लाई का कैसे पता लगता है? जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सप्लाई का टोटल कर दो एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अभी करके दिखाते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, फुल स्टॉप। मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब मार्केट सप्लाई के टेबल को ग्राफ की फॉर्म में बनाओ। इट इज हॉरिजॉन्टल सबमिशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, सबमिशन मतलब ऐड करना, मतलब इनकी हॉरिजॉन्टली ऐड करना। किसको? या तो टेबल को या फिर जितनी भी कंपनियां हैं उनकी सप्लाई कर्व्स को। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये पर्टिकुलर प्राइस है 5, इस प्राइस पे मार्केट जो ए कंपनी है, क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए, उसने 2 सप्लाई की हैं और क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी 4 है, तो टोटल मार्केट सप्लाई होगी 6। तो मैं यहाँ पे बनाऊँ कि प्राइस था 5 और मार्केट सप्लाई थी 6, तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्राइस हो गया 10 और सप्लाई कितनी है यहाँ पे 12, तो मैं यहाँ 12 के सामने ले जाता हूँ और यहाँ 10 के जोड़ देता हूँ। अब ये लाइनें हल्की फुल्की सी सीधी बने ना बने, आप जज्बात को समझ लेना कि मैं इसी तरीके से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और गालियाँ गुलियाँ मत लिखना, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं आपको डायग्राम नहीं आता बनाना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टच स्क्रीन में बड़ा चक्कर होता है, तो स्केल नहीं है, अगर पेंसिल स्केल होता तो मैं 2 मिनट में बना लेता। ठीक है, अब बना डायग्राम बनाऊंगा तो फिर आपको देख के मज़ा नहीं आएगा, तो आपको पता कैसे लगेगा बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये भी डॉटेड लाइन से जोड़ लूँ तो मान लो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ, तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ
इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी, तो भी सप्लाई कर्व बनेगी, मगर ये मार्केट सप्लाई कर्व बनेगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि सप्लाई कर्व क्या होती है और कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप्स अपवर्ड। सप्लाई कर्व की जो नॉर्मल स्लोप होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर को जाती है, पॉजिटिव स्लोप, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बताती है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और जब भी प्राइस गिरेगी क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व रेफर्स टू द रेशो किसके बीच में, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है ये किसकी रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ A रेशो B मतलब A डिवाइडेड बाय B, तो ये किसकी रेशो है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वैसे आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियल प्राइस ले लिया OP, ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड है OQ। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं OP1, इसके सामने जो सप्लाई हो जाती है मान लो वो हो जाती है OQ1, तो ये क्या है, ये है चेंज इन प्राइस और ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन प्राइस कितना है P1 डिवाइडेड बाय, और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है QQ1। अब मैं अगर ज़्यादा थोड़ा चतुराई दिखाऊं तो इसको पॉइंट ले लेते हैं B और A और इसको पॉइंट ले लेते हैं C, तो ये भी तो चेंज इन प्राइस है ना, ये वाली चीज़। तो मैं चेंज इन प्राइस की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ AC, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ये है ना सारी की सारी, इसकी जगह लिख सकता हूँ BC। तो कहने की बात ये है कि चेंज इन वाई एक्सिस जिसमें है AC डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस जिसमें है BC, तो AC बाय BC इज ऑल्सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई को कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं, इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई भी कह सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख ली है कैपिटल P। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे असर डालती है सप्लाई को, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम रहें, हायर द प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस होगा हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही सप्लाई भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस गिर गया वाइस वर्सा मतलब उससे उल्टी सिचुएशन, प्राइस गिर गया तो सप्लाई गिर जाएगी। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। सप्लाई और प्राइस के अंदर कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो हर एक सप्लायर या फिर सेलर ये चाहेगा ही कि भाई उसका ज़्यादा माल बिके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब कई बच्चे कहते हैं प्राइस बढ़ गया तो कोई डिमांड ही नहीं करेगा। भाई वो चैप्टर डिमांड का है। माइक्रो में हम एट ए टाइम एक चीज़ पढ़ते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। जब भी सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने एज्यूम कर देना है कि आप सप्लायर हो या दुकानदार हो या सेलर हो या कंपनी के मालिक हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको मैंने PR शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी सप्लाई असरदार होती है। कैसे, एनी राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द कंसर्न कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इसको समझाता हूँ थोड़ा। अगर मान लो प्राइस ऑफ ए गुड बढ़ गई तो आपको पता है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई ऑफ ए गुड भी बढ़ जाएगी, और जो हमारा गुड है मान लो सप्लाई ऑफ बी, तो सप्लाई ऑफ बी तो कम रह जाएगी ना, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी सप्लाई बढ़ गई तो मार्केट में हमारी सप्लाई तो कंपैरेटिवली कम रह जाएगी। इसीलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जब भी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की सप्लाई गिर जाती है, क्योंकि जिसका प्राइस बढ़ा है उसी की सप्लाई बढ़ गई। एंड वाइस वर्सा मतलब इससे उल्टा कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो उसका जो रिलेटेड गुड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जिसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया है। तो ये तो सिंपल है कि N इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो सप्लाई अल्टीमेटली कम ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है गोल ऑफ द फर्म। इसको मैंने G और स्मॉल o इससे डिनोट किया हुआ है। गोल ऑफ द फर्म दो होते हैं मेनली इस लेवल पे, बाकी भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर तो कंपनी का मकसद है, गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस। हायर प्राइस रख के ज्यादा सेल करने की कोशिश की जाएगी। बट अगर मेन मकसद है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मोर विल बी सप्लाइड एट सेम प्राइस।
सेम प्राइस करके ही ज़्यादा माल बेचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, मकसद सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। ज़्यादातर जब स्टॉक वगैरह क्लियर करना होता है, ऑफ सीजन का माल क्लियर करना होता है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मकसद आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको मैंने PF से डिनोट किया है। ये सिंपल सी बात है, इफ़ द फैक्टर प्राइजेज डिक्रीज, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाते हैं, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फैक्टर सस्ते होंगे तो कॉस्टिंग गिर जाएगी, कॉस्टिंग गिरेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट गिर जाएगा तो सप्लाई गिर जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर गिर जाते हैं तो उससे कॉस्टिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको मैंने कैपिटल T से डिनोट किया है, इसको टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने लिखा है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा लिख दिया, आगे कुछ लिखा ही नहीं, लग रहा है मैं भूल गया हूँगा, क्योंकि कई बार काम कर रहा होता हूँ तो कोई घर वाले आ जाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच, यहाँ साथ के साथ लिख देता हूँ, विच रेजेस द सप्लाई, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई तो रेज हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो जितना टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी उतना सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, और जितना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट पुरानी हो जाएगी उतना सप्लाई कम होएगी। एंड वाइस वर्सा लिख लेता हूँ, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टी सिचुएशन, कि अगर भाई टेक्नोलॉजी खराब हो गई तो फिर खराब हो गई या पुरानी रहेगी तो सप्लाई गिरने के चांस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि एक्सपेक्टेशंस क्या है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स या इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज, अगर कोई प्रोड्यूसर या सेलर सोचता है कि कल को प्राइस बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, नियर फ्यूचर में, करंट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल रिड्यूस, तो वो आज की सप्लाई कम कर देगा। जब उसको पता है कल को ये चीज़ महंगी बिकनी है तो स्टॉक में रख लेगा ना, कल ही बेचेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है सप्लाई फॉर अ कमोडिटी रिड्यूस फॉर टुडे एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ रहा है, कल को फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई फॉर टुडे, आज की सप्लाई कम कर देगा, आज को स्टॉक ज़्यादा रख लेगा ताकि महंगी बेचूंगा। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस गिर रहा है, उसे पता है कि भाई आने वाले टाइम पे इस चीज़ का प्राइस गिरेगा, तो आज की सप्लाई ज़्यादा कर देगा, चाहे सस्ते में माल बेचना पड़ जाए, चाहे क्लियरेंस में माल बेचना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसको मैंने GP लिखा हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, इंक्रीज इन द टैक्सेज में डिक्रीज द सप्लाई, वाइल इंक्रीज इन सब्सिडीज में इंक्रीज, इट नहीं लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था में इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, में इंक्रीज सप्लाई। तो इसमें सिंपल सी बात है, जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी इस हिसाब से कि टैक्स लग गया है तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगने से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। दूसरी तरफ अगर सब्सिडी देने शुरू कर दी है सरकार ने, सब्सिडी होती है रियायत देना, छूट देना टैक्स में, या वेरियस तरीके होते हैं, वो आगे बताऊंगा फिर कभी। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये ओवरऑल सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस पे रिलेटेड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है, एंड नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड प्राइस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसको कहते हैं सप्लाई फंक्शन, के मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को असर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये कहता है इस लॉ के हिसाब से, इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, हेल्ड कांस्टेंट, देन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो ये लॉ कहता है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस, सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, एंड प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरेगी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर चीजें बिल्कुल नहीं चेंज होनी चाहिए। कौन सी चीजें अदर थिंग्स है, एजम्पशंस में पढ़ते हैं। फर्स्ट assumption, no change in the price of factors of production, जो factors of production है उनकी प्राइस should remain same। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म, गोल जो है कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, जो भी गोल चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स जो उसके हैं सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, उनके प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस, जो भी एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू प्राइस के कल को कितना प्राइस हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी सेम रहेगी, अचानक से कोई टैक्स नहीं लगा रही गवर्नमेंट और अचानक से कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ,
एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे वी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. फॉर एग्जांपल पी एक्स इज प्राइस ऑफ एक्स गुड, क्यू एक्स इज क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड. तो इसमें प्राइस है सपोज 5, क्वांटिटी सप्लाइड है 10. तो अगर प्राइस है 5 और क्वांटिटी सप्लाइड है 10 तो ये वाले पॉइंट हो गया ना. अब प्राइस कितना है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड है 20. प्राइस है 10, क्वांटिटी सप्लाइड है 20. तो यहाँ पे चलेंगे तो ये पॉइंट हो गया. अब इन दोनों पॉइंट में से जो कर्व निकलेगी उसे सप्लाई कर्व कह देते हैं. ठीक है. तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें तो. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता. ठीक है. ऑल्दो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी मे नॉट होल्ड गुड इन सर्टेन सिचुएशंस. देर इज अ लॉ ऑफ सप्लाई के जब भी प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरता है सप्लाई गिरती है, मगर जरूरी नहीं है हर एक सिचुएशन में ये कामयाब रहे. ठीक है. देर आर सम एक्सेप्शंस विच आर डिस्कस्ड एज अंडर. सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर आउटपुट. एग्रीकल्चर आउटपुट में ऐसा नहीं होता. ठीक है. वाई? इफ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी देर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप, then its supply will not increase no matter what the price is. For example, due to any natural calamity, floods वगैरह आ गए जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन खराब हो गई. ठीक है. तो वीट के प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए, मगर रातों रात वीट की सप्लाई तो नहीं ना बढ़ा सकते. क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल आउटपुट पूरी की पूरी नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. समझ गए बात? तो जो भी चीज़ नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है. सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया. नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स. सप्लाई मे बी विलिंग, sellers may be willing to sell more of a perishable good even at a lower price because shelf life of perishable goods is very short. पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं. उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता. क्यों नहीं करता? मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपके घर के सामने से सब्जी वाला, फ्रूट वाला कोई भी जाता है या मार्केट में है, तो क्या होता है, शाम जब पड़ जाती है तो वो फ्रूट और सब्जी सस्ती दे देते हैं. उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है कि शाम तक वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी. तो सेलर्स क्या कहते हैं कि भाई सस्ते में भी बिक रहा है तो बेच दो, खराब हो जाएगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा. तो पेरिशेबल गुड में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है, क्योंकि पेरिशेबल गुड में प्राइस क्या है, लो करके भी सप्लाई हाई करनी पड़ती है, क्योंकि उनको माल तो बेचना ही है ना सारा का सारा, पेरिशेबल गुड्स को. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेड प्राइस, पीई. If a producer or firm expects a rise in the future price of a commodity, then the supply may not behave according to the law of supply. Law of supply कहता है कि प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा करो, मगर अगर आपको लगता है कि आज का प्राइस तो हाई है मगर एक्सपेक्टेड प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो भी आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे. एग्जाम्पल देता हूँ सेब का. ठीक है. अगर सेब का प्राइस हाई है, मान लो सीजन चल रहा है, फिर भी सेब का प्राइस हाई है, मगर सारे सेब के जो हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो आड़ती होते हैं या फिर जो कमीशन एजेंट होते हैं, उनको ये पता है कि भाई ऑफ सीजन में सेब का डबल रेट मिलता है, तो आज इवन प्राइस हाई है फिर भी वो ऑफ सीजन के लिए सेव कर लेंगे और आज सप्लाई नहीं करेंगे. तो इसके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व के अलोंग मूवमेंट क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं. इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड. जब भी किसी भी पर्टिकुलर गुड का प्राइस में चेंज आए और उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी सप्लाई में चेंज आए, तो उसे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के अंडर डिस्कस किया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इंक्लूड्स टू थिंग्स. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के अंडर दो चीजें आती हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अब ये होता क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज अ सिचुएशन इन विच द सप्लाई राइजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस ओनली, अदर थिंग्स रिमेन सेम. इसका मतलब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई तब होता है जब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं आ रहा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच द सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन सेम. मतलब जब भी प्राइस गिरता है सप्लाई गिर जाती है और बाकी किसी चीज में चेंज नहीं आ रहा. तो कहने की बात यह है, सिर्फ प्राइस के चेंज आने से जब भी सप्लाई में चेंज आता है उसे हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं, और इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई आ जाता है. आई होप
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है क्या? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ राइज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑल्सो अदर थिंग्स रिमेन सेम। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, सिर्फ प्राइस ही सप्लाई को असर डाल पाती है। ठीक है, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से ही सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स हो गया, क्यू एस एक्स मतलब क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स गुड। प्राइस है 5, सप्लाई है 5, प्राइस है 10, सप्लाई है 10। तो इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 5, तो यहाँ से सप्लाई को भी 5 कर देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ना। क्वांटिटी सप्लाइड, अब प्राइस है 10, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? क्वांटिटी सप्लाइड भी कितनी है? 10। अगर इन दोनों पॉइंटों से एक कर्व निकाली जाए, मान लो ये वाली कर्व निकली, तो ये क्या है? सप्लाई कर्व। मगर सबसे पहले पॉइंट कौन सा था? ये वाला ए। उसके बाद वाला पॉइंट जब प्राइस 10 था, सप्लाई 10 था, बी। तो पहले पॉइंट नीचे था, फिर पॉइंट ऊपर चला गया ना, तो एरो ऊपर मार के आपने लिखना है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड क्या लिखना है? अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती है हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होती है, पॉइंट नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच a fall in price leads to a fall in the supply also other things remains same। मतलब प्राइस के गिरने से सप्लाई गिर जाती है। किसके? प्राइस के गिरने से सप्लाई गिर जाती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी ही रहती है। ठीक है, तो इसको हमने टेबल से एक्सप्लेन किया है। मान लो प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स लिखा है। प्राइस ऑफ एक्स है 10, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स है 10। तो प्राइस गिर गया, सप्लाई भी गिर गई। प्राइस 5 हो गया, सप्लाई भी 5 होगी। अब इसमें क्या करते हैं? प्राइस है 10, मान लो ये 10 है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है, तो मैं प्राइस 10 और क्वांटिटी सप्लाइड 10 के पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। अब क्वांटिटी सप्लाइड गिर गई क्योंकि प्राइस भी गिर गया। अगर प्राइस गिरेगा सप्लाई भी गिरेगी, तो यहाँ लाइन हल्की फुल्की इधर उधर हो जाएगी, मगर जज्बात को समझ जाना मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो अब क्या है? पहला पॉइंट है मान लो ए, दूसरा पॉइंट है बी। तो पहले पॉइंट ऊपर था, फिर पॉइंट क्या चला गया? नीचे चला गया। ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व हुई, तो इस पे डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी क्योंकि पहला पॉइंट ऊपर था, दूसरा पॉइंट नीचे आ गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अगर आपको कहे डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व कब होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये तब होती है जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन द प्राइस। मतलब शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व तब होती है जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में चेंज आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। इसको चेंज इन सप्लाई भी कहा जाता है। इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 हेडिंग्स। फर्स्ट हेडिंग है इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड हेडिंग इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? इंक्रीज इन सप्लाई इज अ सिचुएशन इन विच सप्लाई राइजेस नॉट ड्यू टू राइज इन प्राइस but due to change in other factors like improvement in technology, increase in number of sellers, etc. etc. सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, सप्लाई बढ़ती है मगर प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस तो सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गई। क्यों? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गई। अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, नंबर ऑफ सेलर बढ़ गए, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। उल्टा चलते हैं इससे। डिक्रीज इन सप्लाई क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच सप्लाई फॉल्स not due to fall in price but due to change in other factors like fall in the number of sellers या increase in taxes etc etc। तो इस केस में प्राइसेस तो सेम थे फिर भी सप्लाई गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि अदर फैक्टर्स, क्या पता पुरानी टेक्नोलॉजी होगी हो, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, या नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो जब भी प्राइस सेम रहे फिर भी सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, और जिसके अंडर इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच सप्लाई राइजेस नॉट ड्यू टू राइज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स
लाइक इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन द फैक्टर प्राइसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इंक्रीज इन सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से नहीं कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है, मगर अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर जैसे मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस कम कर दिए, या फिर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एनी रीजन बट नॉट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैंने टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सपोज प्राइस इज द सेम 5 बट क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 10 to 15। तो इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मान लो प्राइस था 5 एंड क्वांटिटी सप्लाइड थी 10। तो ये एक इनिशियल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मान लो जो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो मैं बना देता हूँ। सप्लाई कर्व है मान लो ये, ठीक है, ये वाली सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, SS इज द सप्लाई कर्व। अब क्या हुआ, प्राइस सेम टू सेम रहा, ठीक है, मगर क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, राइज होगी। कितनी राइज होगी, 10 से 15 चलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग बनाएंगे। ठीक है, मैं सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होके S1 चली गई है। तो जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है ये हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट। कुछ लोग इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो हुआ क्या, प्राइस सेम था फिर भी सप्लाई बढ़ गई, क्यों, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है या सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कब इंक्रीज क्यों होती है, चलिए शुरू करते हैं। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जब भी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड रीजन आ जाता है रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस। जब फैक्टर प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे फिर भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड्स, अगर कॉम्पीटिंग गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारे प्राइसेस उनके कंपैरिजन में तो हाई हैं, तो जब उनके कंपैरिजन में हमारे प्राइसेस हाई हैं तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। आपको पता है नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में ज्यादा होंगी तो सप्लाई ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी भी प्रोड्यूसर को लगे कि आने वाले टाइम पे इस चीज का प्राइस गिर जाएगा तो आज ही प्रेजेंट प्राइस पे ही ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर कंपनी सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है तो विदाउट प्राइस इंक्रीज किए एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन कम हो जाए या सब्सिडी ज्यादा हो जाए इसकी वजह से भी जो है प्रॉफिट्स वो बढ़ जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है विद टेबल एंड डायग्राम। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डिक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है in which supply falls not due to fall in price but due to change in other factors like outdated technology, increase in factor prices, fall in number of firms etc etc। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस तो सेम है फिर भी सप्लाई गिर गई। सप्लाई के गिरने की कई वजह हो सकती हैं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो कम हो गई हैं, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कई रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दिखाया प्राइस 5 है तो सप्लाई कितनी है 10, प्राइस तो 5 का 5 ही रहा, सप्लाई फिर भी गिर गई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, प्राइस 5 एंड सप्लाई 10, पहली सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे एक कर्व बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली मैंने सप्लाई कर्व बना ली है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, सप्लाई कर्व को इसी पॉइंट पे लाके रख देते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मान लो ये पॉइंट, तो ये हो गई है सप्लाई कर्व। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सिचुएशन क्या है, प्राइस तो सेम है और सप्लाई कितनी हो गई है, 10 की बजाय गिर के 5 हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पे लानी है सप्लाई कर्व। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और सप्लाई को मैंने क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट करना है, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, तो मैं इसको राइटवर्ड नहीं, सॉरी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो मैं सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ S1 पे, इस पॉइंट पे, जो कि हमें दिखा रहा है कि सप्लाई डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो कई लोग इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कई लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट की जगह बैकवर्ड शिफ्ट लिख देते हैं। तो दोनों साइड्स में ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस सेम रहता है और सप्लाई गिर जाती है। तो जब भी आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट आए तो वो डिक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई डिक्रीज होती क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जब भी आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स गिर जाएंगे और सप्लाई गिर जाएगी। दूसरा रीज़न हो सकता है इंक्रीज इन फैक्टर प्राइजेस। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, उससे भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी और सप्लाई गिर जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ कंपीटिंग गुड्स। अगर जो भी हमारे कंपीटिंग गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी सप्लाई कंपैरेटिवली कम रह जाती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। अगर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई तो भी हमारी सप्लाई गिर जाएगी। एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो अगर आप ये सोचते हो कि आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ जाएगा, तो आज के लिए आप सप्लाई गिरा लोगे, आज सप्लाई की जगह उसकी इन्वेंट्री या स्टॉक करके रख लोगे। नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट इन गोल ऑफ अ फर्म फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कंपनी का गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन से हट के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चला गया तो भी सप्लाई कंपैरेटिवली गिर जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है बढ़ा के सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो भी सप्लाई गिरनी है। विड्रॉल ऑफ सब्सिडी, अगर सब्सिडी कम कर दे या एकदम ख़त्म ही कर दे तो भी सप्लाई गिरनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टिल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वर्सेस शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट में क्या है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ तभी आती है जब कंसर्न गुड का प्राइस चेंज होता है, मगर शिफ्टिंग कब आती है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आएगा तभी शिफ्टिंग आएगी। नेक्स्ट, मूवमेंट में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है, और जो शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट है उसको चेंज इन सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट इज़ शोन एज अ डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो इसमें क्या होता है, जब भी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व आती है तो इसके अंदर मान लो ये सप्लाई कर्व है, मैंने बना ली, ठीक है, और एक और सप्लाई कर्व है, मैंने ये बना ली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सप्लाई कर्व एस। तो इसमें क्या होता है, ईदर अपवर्ड मूवमेंट आता है और डाउनवर्ड मूवमेंट आता है। तो ईदर अपवर्ड मूवमेंट भी आ सकता है इसमें और डाउनवर्ड मूवमेंट भी आ सकता है। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट तब आता है जब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट तब आता है जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व होती है, ठीक है। मगर दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो जो शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आता है, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आती है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो मान लो ये सप्लाई कर्व मैंने बना ली, ठीक है। तो अब सप्लाई कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है। तो सप्लाई राइट साइड को भी शिफ्ट हो सकती है या लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो सकती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ S1, ठीक है। मैं यहाँ पे S1 यहाँ S दे देता हूँ, S1, ये S2। तो कहने की बात है, अगर राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो इंक्रीज इन सप्लाई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है तो डिक्रीज इन सप्लाई है। तो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें यह कहना चाहता हूँ जब भी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होती है तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, मगर जब भी शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है जो शिफ्टिंग में आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई वर्सेस इंक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या होता है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी
सप्लाइड ड्यू टू एन इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। मतलब अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो उसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम लेके चलें, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। तो ये कहता है कि प्राइस सेम रही फिर भी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे एक और चीज लिखनी चाहिए थी, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, यहाँ पे लिखनी चाहिए थी सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज आता है ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इट इज स्टडीड ऑन द एजम्पशन दैट अदर थिंग्स रिमेन सेम। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में हम एज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर्स सेम रहेंगे, मगर इंक्रीज इन सप्लाई में ये एजम्पशन नहीं लेते। इट इज स्टडीड ऑन द एजम्पशन दैट ओन प्राइस, जो उस गुड का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा और बाकी सारे जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो अदर फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से ही तो सप्लाई में चेंज आता है या इंक्रीज या डिक्रीज आता है। नेक्स्ट, इट लेड टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है, सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट मतलब एरो ऊपर को जाता है, पहले पॉइंट नीचे वाला होता है फिर ऊपर चले जाता है, तो इसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो है मतलब इंक्रीज इन सप्लाई है, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो सप्लाई राइट साइड को शिफ्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सप्लाई के चैप्टर में से है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वर्सेस डिक्रीज इन सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में लिखोगे, इट रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई सिर्फ तब होती है जब उसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है। तो जब प्राइस गिरता है उसकी वजह से अगर सप्लाई गिरती है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई गिर गई तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस के गिरने से ही सप्लाई गिरी तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट इज स्टडीड ऑन द assumption दैट अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई रिमेन सेम। जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, मगर दूसरी तरफ इट इज स्टडीड ऑन द assumption दैट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी हम डिक्रीज इन सप्लाई पढ़ते हैं, जब भी हम डिक्रीज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो जब भी सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एरो नीचे मारा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो जब भी सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है तो उसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। आई होप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई कर्व। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, विच एनहेंस द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉस्ट के गिरने से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और जितनी कॉस्टिंग कम होगी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस होगी, बढ़ेगी। ठीक है, हेंस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ा देते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती है वैसे कॉस्टिंग कम आती है, कॉस्टिंग कम होगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में अगर हम लेके चलें तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, मैं एक सप्लाई कर्व बना रहा हूँ जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो मैं नई सप्लाई कर्व S1 बना रहा हूँ। तो जब भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो सप्लाई राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है, इसे भी इंक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा चेंज इन इनपुट प्राइस एंड सप्लाई कर्व। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन इनपुट प्राइस एंड सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व या सप्लाई के ऊपर इनपुट के प्राइजेस के चेंज होने का भी असर होता है। क्या असर होता है वो डिस्कस करेंगे। एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस
will raise the cost of production। जब भी इनपुट्स के या रॉ मटेरियल के या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, नॉर्मल सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया नाम दे देता हूँ S1। तो जब भी मैं इधर को एरो मार लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ इनपुट्स, PI मतलब प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ गए तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। मगर अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स गिर गए तो क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ इनपुट गिर गए तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उल्टी सिचुएशन। तो मैं यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट कर देता हूँ अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स गिर गए, क्योंकि प्राइस ऑफ इनपुट्स के गिरने से कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल या जो भी फैक्टर्स इनपुट्स यूज़ करते हैं उनके प्राइस सस्ता होना, उससे क्या होगा, कॉस्टिंग कम हो जाती है और फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स गिर जाते हैं तो कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे उल्टी सिचुएशन, इनपुट्स महंगे हो गए तो कॉस्टिंग महंगी होगी, तो कॉस्टिंग महंगी हो जाएगी तो PR मतलब प्रॉफिट्स गिर जाएंगे तो सप्लाई गिर जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टैक्स एंड सप्लाई कर्व। टैक्स का हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है टैक्स एंड सप्लाई कर्व। टैक्स के लगने से सप्लाई कर्व पे क्या असर पड़ता है। इंक्रीज इन टैक्स रेट विल रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी टैक्स लगेगा उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी वजह से सप्लाई गिर जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी टैक्स लगता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट के बढ़ने से PR मतलब प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई गिर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो डिस्कस करते हैं। सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देता हूँ सप्लाई कर्व को, नई सप्लाई कर्व बन जाएगी S1। तो ये जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है ये किस वजह से हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो जब भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है उसे डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। जब भी सब्सिडी लगती है या सब्सिडी देती है गवर्नमेंट तो उसकी वजह से सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये सब्सिडी क्या बीमारी है? सब्सिडी एक बीमारी नहीं है, ये एक ब्लेसिंग की तरह होती है प्रोड्यूसर्स के लिए। सब्सिडी मतलब सरकार रियायत दे रही है, छूट दे रही है। क्या पता ज़मीन सस्ते में दे रही है, क्या पता लोन सस्ते में दे रही है, क्या पता टैक्स कम कर रही है, क्या पता कुछ टाइम के लिए टैक्स माफ़ कर रही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए सरकार गवर्नमेंट दे प्रोड्यूसर्स को, उन्हें सब्सिडीज़ वगैरह कहते हैं। तो जब भी सब्सिडी लगती है तो प्रॉफिट्स, कॉस्टिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें सप्लाई कर्व पे क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें सप्लाई कर्व पे असर पड़ेगा, सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई शिफ्ट हो जाती है राइट साइड को। तो नई सप्लाई कर्व को मैं नाम दे देता हूँ S1। तो सप्लाई राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सप्लाई एनकरेज होती है, इंक्रीज होती है। तो गिवन प्राइस पे भी सप्लाई काफ़ी इंक्रीज कर देती है, जिसको इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। तो जब जब सब्सिडी हमें हासिल होगी प्रोड्यूसर्स को तो सप्लाई राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच सप्लाई चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। आपको ये पता है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, मगर कितने आते हैं इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताती है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आया। ठीक है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ a measurement of percentage change in quantity supplied of a commodity in response to percentage change in its own price। के मतलब अपने खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से खुद की क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर गुड के प्राइस के चेंज होने से पर्टिकुलर गुड की सप्लाई में जिस हद तक चेंज आता है, जिस परसेंटेज से चेंज आता है, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। आई
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का तरीका, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा परसेंटेज मेथड। ये परसेंटेज मेथड क्या कहता है, शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशो। रेशो क्या होती है मैं समझाता हूं। जैसे ए रेशो बी है, इसका मतलब ए ओवर बी, ठीक है। इट इज द रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये एक रेशियो है किसके बीच में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में किस हद तक चेंज आता है। अब इसको थोड़ा डेरिवेशन की फॉर्म में करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है Q1। Q1 होती है न्यू क्वांटिटी, Q होती है ओल्ड क्वांटिटी, P1 होता है न्यू प्राइस, P होता है ओल्ड प्राइस। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये जो डिनोमिनेटर में ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पुराना प्राइस नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस इनटू 100। तो अब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, ये जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, ये मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख लिया जो ऊपर लिखा था, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह ये नीचे लिख दिया। इसके 100 तो कैंसिल हो गए। तो नई क्वांटिटी मतलब Q1, इसमें से पुरानी क्वांटिटी माइनस करूंगा तो मुझे चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करूंगा तो चेंज इन प्राइस आ जाएगा। बाकी कुछ मैंने छेड़ा नहीं। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, क्योंकि ये दोनों चीजें तो डिवाइड ही हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो ऊपर वाला रकम है न्यूमरेटर, ये नीचे चला जाता है, और ये जो नीचे वाला ये ऊपर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने में मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला मैंने क्या किया, मैंने ये जो चेंज की रकमें थी ये दोनों ये एक साइड कर दी, और ये जो पी के हुए ये एक साइड कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी, ये जो वर्ड है यूनिटरी इज ड्राइव फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी मतलब वन। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच एनी चेंज इन प्राइस विल लीड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। तो जितना प्राइस में चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, उतना ही सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। अगर प्राइसेस में 10% इंक्रीज या डिक्रीज आया तो सप्लाई में भी 10% इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। जैसे अभी इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों में सेम परसेंट का चेंज आएगा तो दोनों कट जाएंगे ना, तो आंसर तो 1 ही आएगा। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ा है 5% तो सप्लाई भी बढ़ी है 5% सेम परसेंट से, इसीलिए तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होता है, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने परसेंट प्राइस में चेंज आया उतने परसेंट ही सप्लाई में चेंज आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन प्राइस लीड्स टू हायर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज आएगा, मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो प्राइस है P, ये वाला। अगर इतने प्राइस पे मैं सप्लाई देखता हूँ तो सप्लाई कितनी है, इतनी मान लो OQ। अगर प्राइस बढ़ के हो जाता है P1 तो प्राइस हो गया P1। तो अगर आप सप्लाई देखोगे तो सप्लाई में तो ज्यादा चेंज आया ना। इस चीज को कहते हैं हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सप्लाई। इसी वजह से सप्लाई जो है ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 क्यों है, अभी हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10% चेंज आ रहा है, 10%, और प्राइसेस में मान लो चेंज आ रहा है सिर्फ 5%, तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को काटता हूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा ना, 1 से तो ज्यादा ही आया। तो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है इक्वल टू 1, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 से ज्यादा चेंज आएगा। तो अब ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेसर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्राइस है आपका OP, ठीक है, और सप्लाई अगर मैं नीचे डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये है OQ। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ के हो रहा है OP1, ठीक
ठीक है। तो सप्लाई में इंक्रीज तो आ रहा है, मगर अगर आप देखोगे इंक्रीज कम आ रहा है। तो प्राइजेस मान लो 10% से बढ़ रहे हैं, मगर सप्लाई सिर्फ 5% से ही बढ़ पा रही है। तो इसमें लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब लेस देन 1 क्यों होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है 5% से, प्राइजेस में चेंज हो रहा है 10% से, तो आंसर तो 0.51 से कम ही हुआ ना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आता है, तभी इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। आई हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है इन विच एनी चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब प्राइस जो मर्जी चेंज हो जाए, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़ जाएगी तब भी सप्लाई उतनी रहेगी, प्राइस गिर जाएगी तब भी सप्लाई उतनी रहेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मान लो प्राइस हम ले लेते हैं ओपी, तब भी सप्लाई इतनी है ओक्यू। अगर प्राइस बढ़ा देते हैं OP1 तब भी सप्लाई इतनी है। तो इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, मतलब नो इलास्टिसिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के टेबल के हिसाब से करने की कोशिश करूं, मतलब फार्मूले के हिसाब से, तो फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहे जितना मर्जी लिख लूँ, 10%, 3%, सप्लाई तो जीरो ही चेंज होनी है, तो आंसर तो जीरो ही आना है। तो इस सिचुएशन में अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होती, इस सिचुएशन में पैरेलल टू वाई एक्सिस रह जाती है सप्लाई कर्व। तो इस सिचुएशन में प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं आ सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच सप्लाई इज इनफाइनाइट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सप्लाई की कोई कमी नहीं है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई इनफाइनाइटली अवेलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस इसमें सेम रह जाता है, और सप्लाई चाहे आप इतनी कर लो, चाहे सप्लाई को Q1 तक बढ़ा दो, चाहे सप्लाई को Q2 तक बढ़ा दो, चाहे सप्लाई को Q3 तक बढ़ा दो, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इनफाइनाइटली चेंज आ सकता है। इसलिए प्राइस सेम है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे भी सप्लाई इनफाइनाइटली अवेलेबल है। इसीलिए हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। इनइलास्टिक का मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई चेंज नहीं की जा सकती। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब प्राइस, एक गिवन प्राइस पे सप्लाई को जितना मर्जी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह क्या क्या आप यूज़ करते हो। इफ़ द इनपुट्स आर इजीली अवेलेबल, अगर जितने भी इनपुट्स या रॉ मटेरियल वगैरह जो उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है वो ईजिली अवेलेबल है, तो सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक। सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक। दिमाग से सोचो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जो रॉ मटेरियल है इजीली अवेलेबल है, तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक, मतलब फ्लेक्सिबल। आपकी जब मर्जी आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो क्योंकि इनपुट्स इजीली अवेलेबल है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक। सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट्स या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। If the supply depends upon nature or natural factors, then the supply will be inelastic or less elastic, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन नेचर पे डिपेंड करती है, जैसे वीट, राइस वगैरह वगैरह, तो नेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर रातों रात प्राइस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई तो नहीं ना बढ़ सकती। जैसे अनियंस ले लो, प्राइस ऑफ अनियंस कई बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्राइस ऑफ टमाटर के और प्याज के रेट एकदम से बढ़ गए तो सप्लाई रातों रात थोड़ी ना बढ़ सकती है। क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये सप्लाई नेचुरल कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नेचुरल कंस्ट्रेंट्स पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क टेकिंग। इफ द एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क, द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर या सेलर या फर्म रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो अपनी सप्लाई में ड्रास्टिक चेंजेस करेगी। रिस्क का मतलब यही हो गया ना, ज्यादा चेंजेस लेके आना। तो जब ज्यादा चेंजेस करेगी तो सप्लाई क्या होगी, मोर इलास्टिक। अगर कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर या फर्म रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है तो वो अपने सप्लाई में कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की नेचर क्या है, पेरिशेबल गुड्स हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ
shelf life than the durable goods, hence perishable goods are relatively less elastic in supply than the durable goods. Perishable goods वो goods होते हैं जो बहुत जल्दी सड़ गल जाते हैं, तो उनकी जो सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है. फॉर एग्जांपल समझ लो मैं फ्रूट बेचने वाला हूँ या सब्जी बेचने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि कल को या परसों को या 2-4 दिन फ्रिज में रख के मैं सब्जी चला लूँगा या बेच लूँगा, मैं ज़्यादा देर तक इसको अपने पास नहीं रख सकता. तो मैं क्या करूँगा, सस्ते रेटों पे भी सप्लाई को निकालने की कोशिश करूँगा. तो सप्लाई को करना ही करना है मुझे, तो सप्लाई क्या होगी, 1-2 दिन तक रोक सकता हूँ लेस इलास्टिक, या फिर सप्लाई करनी है मतलब इन इलास्टिक. तो मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी. तो अगर ड्यूरेबल गुड है, मान लो मैं सोफे या टेबल बेचता हूँ या कुर्सियाँ बेचता हूँ, तो उसका तो कुछ ख़राब नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो पड़ी भी रहेगी तो कुछ ख़राब नहीं होगा, तो सप्लाई उसकी क्या होगी, मोर इलास्टिक. समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को असर डालती है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस. अगर आपको पता है कि उस चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, तो आपके पास सप्लाई को चेंज करने के ज़्यादा मौके नहीं होंगे, क्योंकि जब कॉस्टिंग हाई चली जाती है, दिमाग से सोचो, जब कॉस्टिंग हाई चली जाएगी तो आप उसमें सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आओगे. मगर अगर कॉस्टिंग कम होती तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, डबल ट्रिपल बना के देख लेते हैं, क्या पता बिक जाए. नेक्स्ट आ जाता है टाइम फैक्टर. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल एंड सप्लाई कैन बी इंक्रीज. तो जितना लंबा टाइम पीरियड होता है उतनी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जुगाड़ कर सकते हो या ज़्यादा फैक्टर्स को लेके आ सकते हो, जिसकी वजह से सप्लाई चेंज की जा सकती है. और अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है तो सप्लाई में चेंज करना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई इन इलास्टिक होगी. नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. If the technique of production is complex and expensive, the supply will be less elastic. अगर किसी भी चीज़ को बनाने की जो टेक्निक है वो सिंपल है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है और सिंपल है, तो उसकी सप्लाई तो आप चेंज कर सकते हो, तो सप्लाई क्या हुई, सप्लाई हुई मोर इलास्टिक. मगर अगर टेक्निक बनाने की, ओहो कौन घर के बाहर हॉर्न मारने लग गया, अगर किसी भी चीज़ को बनाने की जो टेक्निक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है, तो आप सप्लाई में ज़्यादातर इंक्रीज़ नहीं कर पाते. तो उस केस में जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस इलास्टिक हो जाती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो बता नहीं सकता क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.